फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम स्टार्टिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टुडे इन डिटेल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम बताया था। मैंने आपको बताया हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 में इनकम को क्लासिफाई किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देयर कैन बी मैक्सिमम 5 इनकम ऑफ एन एसएससी। उसमें 5 हेड्स में पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, एंड लास्ट हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डीसी कुमारी जीएफ आएगा। डीसी कुमारी जीएफ का पहला डी था डिविडेंड इनकम, सी था कैजुअल इनकम, फिर के था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट, अनडिस्क्लोज सोर्सेज के इनकम, फिर एमपी एमएलए एमएलसी का इनकम, माइनर चाइल्ड का इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, अवार्ड आ सकता है, रेंटल इनकम, रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, रॉयल्टी, इंटरेस्ट इनकम, गिफ्ट इनकम एंड बोर्ड मीटिंग फीस और फैमिली पेंशन। द फर्स्ट पॉइंट इन विच इज डी, and D for dividend income. D is for dividend income. डिविडेंड हमें शेयर्स पे मिलता है। शेयर्स इंडियन कंपनी का भी हो सकता है, शेयर्स फॉरेन कंपनी का हो सकता है, शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो सकते हैं। डिविडेंड आपको यूनिट्स पे मिल सकते हैं। यूनिट्स किसके? यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड के अलग अलग सोर्सेस हो गए। डिविडेंड इनकम के अलग अलग सोर्सेस, इंडियन कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे डिविडेंड मिलता है। फ्रेंड्स, ये सारे डिविडेंड टैक्सेबल होते हैं। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होता है। मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूं, जहां पे भी मैं कुछ लिखूंगा नहीं आप उसको टैक्सेबल इनकम समझोगे। ठीक है, अभी टैक्सेबल इनकम क्या, एग्जेम्प्ट इनकम क्या, फुल्ली टैक्सेबल क्या, वो हम बाद में सीखेंगे। टैक्सेबल का मतलब शॉर्ट में, सिंपल में ऐसा याद रखो कि इनकम हुआ तो हमें टैक्स देना है। ठीक है, तो इंडियन कंपनी के डिविडेंड पे, फॉरेन कंपनी के डिविडेंड पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अगर आपको डिविडेंड यूटीआई और म्यूचुअल फंड से मिला तो वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि डिविडेंड टैक्सेबल होगा सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब समझो ये शेयर्स खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे और आपने बैंक से लोन लिया, और लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है। और आपका मेन इनकम क्या है? आपने शेयर्स खरीदा था तो शेयर्स पे डिविडेंड मिला, तो इनकम डिविडेंड और एक्सपेंस क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर शेयर्स खरीदने के लिए आपने लोन लिए और लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको दे देंगे। मतलब आप ग्रॉस डिविडेंड इनकम पे टैक्स मत दो, है ना। फॉर एग्जांपल समझो अपने को डिविडेंड मिला, हमें डिविडेंड मिला, और डिविडेंड इनकम 1 लाख का मिला। आपने इस डिविडेंड को ऑन करने के लिए शेयर्स खरीदा था, लेकिन शेयर्स खुद के पैसे से नहीं, लोन लिया था। आपने लोन पे इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। गवर्नमेंट बोलता है वो इंटरेस्ट आप यहां से लेस करो। कितना लेस करेंगे? लेस डिडक्शन। गवर्नमेंट बोलता है आप देख लो आपने इंटरेस्ट क्या पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसको कंपेयर करो मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड 1 लाख है, उसका 20% कम्स टू 20,000, और इंटरेस्ट समझो हमने 30,000 पे किया है। एक्चुअल इंटरेस्ट पेड बाय अस इज 30,000। दोनों का लोअर अमाउंट क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है लोअर ऑफ द टू विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो लोअर ऑफ द टू इज हाउ मच? 20,000। अब 1 लाख में से 20 माइनस करो, और 80 पे आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया है क्या। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करोगे, लेकिन उसको डायरेक्ट लेस मत करना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम में निकालना पड़ेगा, और दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, फिर नेट अमाउंट पे आप टैक्स पे करना। सर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया नहीं है तो, क्वेश्चन में अगर कोई दूसरे एक्सपेंस दिए हुए हैं तो, जैसे क्वेश्चन में अगर समझो डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस वगैरह दिया है तो डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस को हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का ही डिडक्शन अलाउड है।
ठीक है, तो बाकी के इंफॉर्मेशन जैसे डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस वगैरह दिया तो आप उसको इग्नोर करोगे, या समझो क्वेश्चन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप डायरेक्ट 1 लाख को टैक्सेबल करोगे, मतलब डिविडेंड इनकम को टैक्सेबल करोगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं नोट लिखता हूं, डिविडेंड इनकम is taxable subject to deduction of interest on loan, maximum to the extent of maximum to the extent of 20% of dividend, 20% of dividend। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं आपको बताता हूं इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। डी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज सी, सी फॉर कैजुअल इनकम, or you can also call it as what, winning income। विनिंग इनकम जैसे विनिंग इनकम हो सकता है कार्ड गेम, पजल गेम हो सकता है, टीवी गेम हो सकता है, रेस कोर्स हो सकता है, हॉर्स रेस वगैरह। वहां से अगर आपको इनकम हुआ तो ऐसे इनकम को आप कैजुअल इनकम बोलोगे, विनिंग इनकम बोलोगे। और गवर्नमेंट बोलता है विनिंग इनकम फुल्ली टैक्सेबल होगा। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या, समझो मैंने लॉटरी टिकट 1000 का खरीदा और मुझे लॉटरी प्राइस 1 लाख मिला, तो किसी ने आपसे पूछा नेट इनकम कितना, तो आप क्या बोलोगे, 1 लाख का इनकम माइनस 1000 का एक्सपेंस, है ना। मतलब नेट इनकम इज 99,000, मतलब नेट इनकम इज 99,000। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है फुल्ली टैक्सेबल है, आपको पूरा 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कैजुअल इनकम में, विनिंग इनकम में हम लोग एक्सपेंस को अलाउ नहीं करते हैं। वी डोंट क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंस। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं देता है फ्रॉम विनिंग इनकम, है ना। मतलब आप अगर आपने एक्सपेंस इनकर भी किए तो एक्सपेंसेस को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम, पजल गेम, टीवी गेम, रेस कोर्स, लॉटरी, एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट क्या याद रखना है आपको, ट्रीटमेंट याद रखना है कि ये इनकम फुल्ली टैक्सेबल होंगे, और फुल्ली टैक्सेबल का मतलब एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। इग्नोर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंस को इग्नोर करना और ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स पे करना। तो देखो मैंने अभी तक दो इनकम आपको बताया, पहला डिविडेंड इनकम, दूसरा कैजुअल इनकम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, विनिंग इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज के। के इज फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड। सर ये होता क्या है, समझो कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उसमें से एक दो एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर द की पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी को ऐसा लग रहा है कि अगर की मैन को कुछ हुआ, समझो अगर कुछ, है ना, हेल्थ इश्यू वगैरह, या समझो डेथ हो गया, तो इसके वजह से कंपनी को लॉस सफर करना पड़ेगा, कंपनी को लॉस, है ना, बेयर करना पड़ेगा। तो कंपनी ने अपने बिजनेस के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए की मैन के नाम पे इंश्योरेंस निकाला। ठीक है,
मतलब कंपनी इंश्योरेंस निकाल रही है किसके लिए? अपने की मैन के लिए। की मैन मतलब कौन? इंपॉर्टेंट मैन, इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज प्लेइंग की रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ऐसा होता है, समझो अगर की मैन का डेथ हो गया, की मैन का अगर डेथ हो गया तो पैसे किसको मिलेंगे? पैसे कंपनी को मिलेगा। और कंपनी ऐसे इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल करेगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी ने पहले की मैन इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो कंपनी की मैन इंश्योरेंस प्रीमियम को बिजनेस का एक्सपेंस बोलता है। तो अगर वहां से प्रोसीड्स मिला, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट अगर मिल गया, तो ऐसे इनकम को बिजनेस इनकम बोलते हैं और वो टैक्सेबल होगा। ठीक है सर, टैक्सेबल क्यों होगा? क्योंकि जब भी समझो मैं कंपनी हूं और मैंने जब भी प्रीमियम पे किया तो उसको बिजनेस एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट कम किया था। तो अगर अभी की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिला, तो मुझे बिजनेस इनकम बोल के उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, समझो अगर की मैन को कुछ हुआ ही नहीं और समझो उस पॉलिसी को हम लोगों ने सरेंडर कर दिया और उसका एक सरेंडर अमाउंट मिला, सरेंडर वैल्यू मिला। तो वो सरेंडर वैल्यू मैंने की मैन के नाम पे असाइन करवा दिया। हम लोग ऐसा बोलते हैं, असाइनिंग द पॉलिसी अमाउंट इन फेवर ऑफ समवन। तो की मैन के लिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, ओनली बिकॉज देर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। लास्ट एग्जांपल समझो, इफ देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है ना। फॉर एग्जांपल समझो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी ने नेम एंड फेम अर्न किया, कंपनी इज रनिंग इनटू ह्यूज प्रॉफिट, और उसके पीछे का कंट्रीब्यूशन उसके डायरेक्टर्स है, और डायरेक्टर्स अभी रिटायर हो चुके हैं। तो कंपनी ने उनको ऑनरेरी डायरेक्टरशिप का पोस्ट दे दिया। मतलब दे आर नो मोर वर्किंग विद द कंपनी, बट स्टिल दे आर नेम्ड एज डायरेक्टर, नेम से के लिए, नाम के लिए डायरेक्टर है। तो अभी वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसे केस में अगर उस डायरेक्टर को बेनिफिट होगा, मतलब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, तो वो ऐसे इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो आपको देखना है, इफ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर है, बॉस को अगर पैसे मिले तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, एंड इफ देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देन इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट किसी भी हेड में जा सकता है। आपको देखना है कि पैसे मिले किसको, है ना। अगर एम्प्लॉयर को इसका बेनिफिट मिला तो इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, आईएफपी। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला, इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। And if there is no employer-employee relationship, then it will be taxable as income from other source. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर फॉलोइंग मी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे एक नोट में लिखता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा की मैन हो गया, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकता है। आपको सबको पता है, आपके घर में भी एलआईसी तो निकाला ही होगा, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला हमने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड। अगर ये पैसे आपको मैच्योरिटी पे मिले, मैच्योरिटी मतलब समझो आपने 20 साल का पॉलिसी निकाला था, 20 साल मैच्योर होने के बाद ऑन मैच्योरिटी यू आर रिसीविंग द प्रोसीड्स ऑफ दिस पॉलिसी, तो ऐसे केस में वो मैच्योरिटी बेनिफिट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन समझो अगर आपने सरेंडर किया, है ना, बिफोर मैच्योरिटी अगर आपने पैसे ले लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर हम लोग ऐसे बेनिफिट पे टैक्स लगाएंगे, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है एलआईसी का पैसा हमें कभी मिला, मैच्योरिटी पे या मैच्योरिटी से पहले। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कंडीशन हैं, एक्चुअली ये पॉइंट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे टीवाई के हिसाब से हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अननेसेसरी मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो जितना लिखा है उतना आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यू।
इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। अनडिस्क्लोज सोर्सेस, ठीक है। आप सोर्स बताना नहीं चाहते हो कहां से आपने इनकम अर्न किया, ऐसे इनकम को भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करोगे। नेक्स्ट इज एम में 2 पॉइंट है। पहला, इनकम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर एमपी, एमएलए, एमएलसी को सैलरी मिला तो ये सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। और इसका रीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है ना। मैंने बोला कि दिस पीपल आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पब्लिक, बट सैलरी इज पेड बाय द गवर्नमेंट। सिंस गवर्नमेंट आर नॉट एन एम्प्लॉयर, therefore the salary received by them will be taxable as income from other source। सैलरी टैक्सेबल होता है दोस्तों। इसके अलावा इनको डेली अलावेंस मिलता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस, सर ये अलावेंस क्या है? अलावेंस का मतलब होता है फिक्स बेनिफिट, उनको फिक्स अमाउंट मिलता है। डेली अलावेंस क्यों मिलता है? फॉर अटेंडिंग पार्लियामेंट के असेंबली के सेशंस, है ना। अभी आपको पता होगा, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में, ये लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में डिबेट करते हैं और उसके लिए, है ना, बिल वगैरह पे बहस होती है, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए इनको डेली अलावेंस मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस क्यों मिलता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जिस एरिया से चुन के गए, इलेक्ट होके गए, उस एरिया को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिलता है, ठीक है। मतलब आपके एरिया में जो एमपी, एमएलए, एमएलसी है, उसको विजिट के लिए, एरिया विजिट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिलता है। तो डेली अलावेंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस, ये दोनों अलावेंस को इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इस पे टैक्स नहीं देना है। और ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1070, ठीक है। तो अभी आप याद रखना कि कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट और कौन सा इनकम टैक्सेबल। जहां जहां पे एग्जेम्प्ट है मैं वहां पे सेक्शन लिखूंगा, ठीक है। जैसे ये सेक्शन 1017 है, इसके पहले मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है 1010D में, अगर हमें मैच्योरिटी पे पैसे मिले तो। नाउ बिफोर गोइंग एनी फर्दर, थोड़ा सा हम लोग एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्सेबल इनकम के बारे में भी समझ लेते हैं। सुनो, किसी ने पूछा कि इनकम कितने होते हैं हेड्स ऑफ इनकम के हिसाब से, तो आप 5 हेड्स बताओगे, है ना। इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग इनकम को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कौन से इनकम पे टैक्स देना है, नहीं देना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना कि इनकम 3 टाइप का होता है। एक इनकम होता है एग्जेम्प्ट इनकम, जिसपे हमें टैक्स देना नहीं है। एक होता है टैक्सेबल इनकम, जिसपे हमें टैक्स देना है। और एक होता है फुल्ली टैक्सेबल इनकम, जिसपे हम लोग टैक्स तो देते हैं लेकिन एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इनकम 3 टाइप के हो गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे को एग्जेम्प्ट इनकम हुआ, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि डेली अलावेंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस एग्जेम्प्ट होता है। तो ऐसा कुछ एग्जेम्प्ट इनकम हुआ, और कितना हुआ? 10,000 का, है ना। एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह भी एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह भी एग्जेम्प्ट है। तो समझो 10,000 का इनकम हुआ। टैक्सेबल इनकम हुआ 10,000 का, है ना। टैक्सेबल इनकम हुआ 10,000 का, फुल्ली टैक्सेबल इनकम भी 10,000 का हुआ। तो टोटल मेरे पास 30,000 का इनकम है इन टोटल, इन ग्रॉस। अब अगर इनकम आपने अर्न किया है तो आप उस पे एक्सपेंस भी इनकर करते हो, है ना। इट इज implied that in order to earn an income we also spend for expenses। तो हम लोगों ने समझो 2,000 का यहाँ पे, है ना, कल्टीवेशन एक्सपेंस वगैरह किए, है ना। जैसे आपने एग्रीकल्चरल इनकम 10,000 का अर्न किया, तो आपने सीड्स वगैरह खरीदा, फार्म लेबर को सैलरीज वगैरह पे किया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। टैक्सेबल इनकम हुआ, है ना, तो उस पे आपने 2,000 का एक्सपेंस किया, है ना। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि डिविडेंड अपने को मिलता है तो टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल में से हम लोग इंटरेस्ट लेस करते हैं। तो समझो ऐसा कुछ इंटरेस्ट है। तो फुल्ली टैक्सेबल में समझो जैसे मैंने लॉटरी टिकट खरीदा, तो लॉटरी टिकट का मैंने 2,000 पे किया, तो ये भी एक्सपेंस हुआ। तो टोटल मेरे एक्सपेंस कितने हो गए?
टोटल मेरे एक्सपेंस हो गए 6,000 के, और इनकम कितना, तो टोटल मेरा इनकम हो गया 30,000। नेट इनकम कितना इन हैंड, तो ये 8,000, ये भी 8,000 और ये भी 8,000, मतलब टोटल मेरे पास 24,000 इन हैंड बचा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग टैक्स किस पे पे करें, है ना। तो आपको टैक्स पे करने के हिसाब से याद रखना चाहिए कि इनकम कौन से टाइप का है। पहला इनकम एग्जेम्प्ट इनकम, मैंने बताया एग्जेम्प्ट इनकम पे तो टैक्स देना ही नहीं है, तो हम लोग बोलने का एग्जेम्प्ट इनकम में इग्नोर इनकम, इग्नोर एक्सपेंसेस, नथिंग इज टैक्सेबल। टैक्सेबल इनकम में बोलने का डिडक्ट एक्सपेंसेस एंड नेट अमाउंट इज टैक्सेबल। आप एक्सपेंस को डिडक्ट कर दो, डिडक्ट एक्सपेंसेस एंड नेट अमाउंट इज टैक्सेबल, नेट अमाउंट इज टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल में आप एक्सपेंसेस को इग्नोर करो और ग्रॉस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं इग्नोर एक्सपेंसेस, ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल, ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल। यहां पे मैंने आपको बताया इग्नोर इनकम, इग्नोर एक्सपेंसेस, नथिंग इज टैक्सेबल। नथिंग इज टैक्सेबल। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट हर एक टॉपिक में आता है। इनकम एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, टैक्सेबल भी, फुल्ली टैक्सेबल भी। अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो हमें इनकम को भी इग्नोर करना है, एक्सपेंस को भी इग्नोर करना है। वी हैव टू इग्नोर बोथ इनकम एज वेल एज एक्सपेंस, क्योंकि हमें टैक्स देना नहीं है। बट इन केस ऑफ टैक्सेबल इनकम गवर्नमेंट बोलता है एक्सपेंसेस को लेस करो, नेट अमाउंट पे टैक्स पे करो। और फुली टैक्सेबल के केस में गवर्नमेंट बोलता है एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपने एक्सपेंस कितना किया उससे हमें लेना देना नहीं है, आपके ग्रॉस इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे टोटल 18,000 पे टैक्स देना पड़ेगा इस मेरे एग्जांपल के हिसाब से। तो ये आंसर हमें कैसे पता चला, इनकम के कैरेक्टर के हिसाब से पता चला। टैक्सेबल इनकम होगा तो नेट पे टैक्स देना है, फुल्ली टैक्सेबल होगा तो ग्रॉस पे टैक्स देना है, और अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो इग्नोर करना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से याद रखो, और ये किसी भी चैप्टर में आ सकता है, ये सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एम है, नेक्स्ट पॉइंट इज एम। एम में दो पॉइंट मैंने आपको बताया था। सेकेंड एम है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। फ्रेंड्स माइनर चाइल्ड में also includes stepchildren's, adopted children's, and minor married daughter। माइनर मैरिड डॉटर भी इसमें आते हैं, बालिका बधू। तो यहां पे इन केस ऑफ माइनर चिल्ड्रंस आपको देखना पड़ेगा वेदर द चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिसेबिलिटी, सर्टेन डिसीजेस, है ना। डिसीजेस मतलब मैं हैंडीकैप होने की बात कर रहा हूं। अगर समझो उनको कुछ डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, रेफर टू अंडर सेक्शन 80U। सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डिसेबिलिटी लिखे हुए हैं, है ना। मतलब उसमें नॉर्मली फिजिकल डिसेबिलिटी आता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकता है। तो अगर बच्चा डिसेबल है एज पर सेक्शन 80U, तो गवर्नमेंट बोलता है बच्चे को खुद को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बच्चे को एक्टिव इनकम हुआ, अगर बच्चे को एक्टिव इनकम हुआ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिज स्किल, टैलेंट और इवन मैनुअल लेबर, बच्चा कहीं पे मजदूरी करता है और इसके वजह से इनकम हुआ, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर बच्चे को खुद को टैक्स देना पड़ेगा इन दोनों केस में। लेकिन समझो अगर बच्चे को पैसिव इनकम हुआ, पैसिव इनकम का मतलब बच्चा बैठे बैठे इनकम अर्न कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल उसको रेंटल इनकम हुआ, इंटरेस्ट इनकम वगैरह हुआ, उसके नाम पे एफडी है,
तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग बच्चे के इनकम पे टैक्स पेरेंट्स से लेंगे, मतलब वो इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा, पेरेंट्स के आईटी रिटर्न में उस इनकम को क्लब करने का, ऐड करने का, और पेरेंट्स उसके बच्चे के बिहाफ पे टैक्स भरेंगे। ठीक है, तो एक्टिव इनकम के केस में और डिसेबिलिटी के केस में टैक्स कौन देगा? इन दोनों के केस में टैक्स देगा बच्चा, माइनर चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इन दोनों के केस में आपको याद रखना है, टैक्सेबल in the hands of minor child himself, minor child himself। लेकिन अगर पैसिव इनकम हुआ तो ऐसे इनकम को क्लब करने का, क्लब विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट whose total income is higher, whose total income is higher। समझो, अगर फादर का इनकम ज्यादा है तो फादर के आईटी रिटर्न में बच्चे का इनकम ऐड करेंगे और फादर को टैक्स पे करना पड़ेगा। मदर का इनकम ज्यादा है तो मदर के इनकम में बच्चे के इनकम को क्लब करने का और मदर टैक्स पे करेगी। मतलब बच्चे को रिटर्न फाइल नहीं करना है, बच्चे के नाम पे रिटर्न फाइल नहीं होगा, बच्चे को टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, हम लोग ऐसे इनकम को क्लब करते हैं, हम लोग ऐसे प्रोविजंस को क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। समझो, अगर बच्चा डिसेबल है या बच्चे को कुछ एक्टिव इनकम हुआ तो गवर्नमेंट बोलता है कि बच्चे को खुद को टैक्स पे करना है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा अगर अपने नाम से रिटर्न फाइल कर रहा है तो बच्चे को अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मतलब समझो, पेरेंट्स ने अपना आईटी रिटर्न फाइल किया सेपरेटली और माइनर चिल्ड्रंस ने अपना रिटर्न सेपरेटली फाइल किया, तो ऐसे केस में माइनर चिल्ड्रंस को भी बेनिफिट मिलेगा, पेरेंट्स को भी बेनिफिट, सेपरेट बेनिफिट मिलेगा। आपको पता है सबको 2,50,000 तक टैक्स नहीं है, तो माइनर चाइल्ड भी 2,50,000 का बेनिफिट लेगा, पेरेंट्स भी बेनिफिट लेगा 2,50,000 का, तो बेनिफिट डबल हो गया, है ना। इनफैक्ट अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी के केस में बच्चे को और एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, उसमें 1,25,000 तक का भी डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है। लेकिन इन केस ऑफ पैसिव इनकम, विद द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द बेनिफिट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 1,500 पर एनम पर माइनर चाइल्ड। गवर्नमेंट बोलता है अगर इनकम क्लब हुआ तो हम लोग ऐसे केस में खाली 1,500 का बेनिफिट देंगे। जिस पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब होगा, सच पेरेंट will get an exemption, will get an exemption under section 1032। सेक्शन 1032 में एग्जेम्पशन की बात की है, और सेक्शन 1032 के हिसाब से एग्जेम्पशन कितना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। सेक्शन 1032 में लिखा हुआ है एग्जेम्पशन विल बी मैक्सिमम 1,500 पर एनम पर माइनर चाइल्ड। एक बच्चे का एक साल का 1,500 का एग्जेम्पशन है। और सेक्शन 1032 में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब एसएससी के कितने भी बच्चे होने दो, हर एक बच्चे के पीछे 1,500 का बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड द चिल्ड्रंस आर माइनर एंड दे आर अर्निंग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना आपको कैलकुलेशन सेपरेटली करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ। समझो एसएससी के पास दो बच्चे हैं, है ना, फर्स्ट चाइल्ड ए एंड सेकेंड चाइल्ड इज बी। फर्स्ट चाइल्ड को इनकम हुआ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से 2,000 and the other child is earning 1,200 for the entire year। तो ये दोनों इनकम पेरेंट्स के इनकम में क्लब करेंगे, पेरेंट्स को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स को एग्जेम्पशन भी मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा फ्रेंड्स? तो एग्जेम्पशन हमने सीखा अंडर सेक्शन 1032, वो बोलता है 1,500 पर एनम पर माइनर चाइल्ड। तो आपको क्या करना है, दोनों का कैलकुलेशन सेपरेट करना है। यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 2,000 है, तो 1,500 लेस कर दो। यहाँ पे सर 1,500 से कम है, तो ये पूरा 1,200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 500 पे टैक्स और यहाँ पे नो टैक्स, टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर आपने ये कैलकुलेशन कंबाइंड किया, समझो आप बोलते हो फर्स्ट चाइल्ड का इनकम 2,000 है, सेकेंड चाइल्ड का इनकम 1,200,
So therefore the income of both the child together is 3,200, and the exemption in respect of one child is 1,500. Therefore for the two children's the exemption will be 3,000. तो ऐसे केस में आंसर आपका आएगा 200. ये 200 टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है और ये आंसर गलत है. तो कैलकुलेशन आपको सेपरेट करना है. सेक्शन 1032 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पर एनम पर माइनर चाइल्ड. देयरफॉर द कैलकुलेशन हैज टू बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच चिल्ड्रन सेपरेटली. ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं. मैंने अभी तक आपको माइनर चिल्ड्रंस इनकम तक बताया. इसके आगे का पॉइंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.